आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर स्याही से ज्यादा विवादों की धूल जमी है। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह मुहीउद्दीन मोहम्मद की, जिन्हें दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे जहन में कई तरह की तस्वीरें उभरती हैं। कुछ के लिए वो एक कट्टर मंदिर तोड़ने वाला शासक है, तो कुछ के लिए वो एक अनुशासित, न्यायप्रिय और इस्लामी कानूनों का पाबंद बादशाह। औरंगजेब वो शासक थे जिनके द्वार में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका परचम लहराया। लेकिन इस विस्तार की कीमत क्या थी? क्या वो वाकई उतने ही क्रूर थे जितना बताया जाता है, या फिर उनकी छवि को समय और राजनीति के चश्मे से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? औरंगजेब का 49 साल का लंबा शासनकाल विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वो कला और संगीत से नफरत करते थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए। एक तरफ उन्होंने जजिया कर फिर से लगाया, तो दूसरी तरफ उनके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी थे। ये विरोधाभास ही औरंगजेब को इतिहास का सबसे जटिल और दिलचस्प किरदार बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि सबूतों और ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में औरंगजेब की पूरी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। उनके बचपन से लेकर उनकी मौत तक, उनके फैसलों से लेकर उनकी विरासत तक हम हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस सफर में, जहां हम औरंगजेब आलमगीर की कहानी के हर पन्ने को खोलकर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस सबसे विवादित शासक की दास्तान। हर कहानी की शुरुआत उसके बचपन से होती है, और औरंगजेब की कहानी भी अलग नहीं है। 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में जन्मे औरंगजेब बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरे बेटे थे। उनका पूरा नाम था अबुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। जहां उनके बड़े भाई दारा शिकोह को शाहजहां का सबसे ज्यादा प्यार और दुलार मिला, वहीं औरंगजेब का बचपन एक सख्त अनुशासन और तालीम के साये में गुजरा। उन्हें बचपन से ही राजकाज और युद्ध की बारीकियों के लिए तैयार किया जा रहा था। शाहजहां ने अपने सभी बेटों की शिक्षा का बेहतरीन इंतजाम किया था, लेकिन औरंगजेब की लगन और सीखने की क्षमता सबसे अलग थी। उन्होंने इस्लामी तालीम की बुनियाद यानी कुरान को कंठस्थ कर लिया था, जो उस दौर के शहजादों में एक दुर्लभ बात थी। वो अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वान बन गए, और उनकी लिखावट यानी सुलेखन कला भी बहुत सुंदर थी। कहते हैं कि वो अपने निजी खर्चों के लिए कुरान की नकलें तैयार करते और टोपियां सिलते थे, जो उनके सादे और अनुशासित जीवन की तरफ इशारा करता है। उनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति की कठोर ट्रेनिंग दी गई। वो अपने पिता शाहजहां और दादा जहांगीर के साथ कई सैन्य अभियानों पर भी जाया करते थे, जहां उन्होंने युद्ध के मैदान की हकीकतों को अपनी आंखों से देखा। इन अनुभवों ने उन्हें एक कुशल योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार बनने में मदद की। जहां दारा शिकोह सूफीवाद और दर्शन में डूबे रहते थे, वहीं औरंगजेब का ध्यान पूरी तरह से साम्राज्य को समझने और उसे चलाने की कला सीखने पर था। उनकी अनुशासन प्रियता का एक मशहूर किस्सा है, जब वो सिर्फ 15 साल के थे। शाही दरबार के सामने सुधाकर नाम के एक हाथी ने आपा खो दिया और औरंगजेब पर हमला कर दिया। जहां बाकी लोग डर कर भाग खड़े हुए, वहीं युवा औरंगजेब अपनी जगह पर डटे रहे और भाले से हाथी का सामना किया। इस घटना ने शाहजहां को बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी। इस घटना से साफ हो गया था कि ये शहजादा सिर्फ दिमाग से ही नहीं, बल्कि जिगर से भी बहुत मजबूत है। यह कठोर परवरिश और शिक्षा ही थी जिसने औरंगजेब के व्यक्तित्व को गढ़ा। उन्होंने सीखा कि सत्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन, रणनीति और कभी-कभी कठोरता से चलती है। उनके लिए साम्राज्य का हित व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं से कहीं ऊपर था। यही सोच उनके आने वाले जीवन के हर फैसले की बुनियाद बनी। उनके भाई जहां दारा उदारवादी और कला प्रेमी थे,
वहीं औरंगजेब एक यथार्थवादी और व्यावहारिक शासक के रूप में उभर रहे थे, जो धर्म और अनुशासन को अपनी ताकत मानते थे। बचपन में मिली यही तालीम और अनुभव औरंगजेब के भविष्य की दिशा तय कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि मुगल सल्तनत का ताज किसी थाली में सजाकर पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे अपनी काबिलियत और ताकत के दम पर हासिल करना होगा। उनकी नजरें दिल्ली के तख्त पर थीं, और इसके लिए वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका बचपन एक शहजादे का था, लेकिन उनकी परवरिश एक योद्धा और एक भावी बादशाह की तरह हुई थी। किताबी तालीम और बचपन के शौर्य प्रदर्शन के बाद अब वक्त था असली दुनिया में कदम रखने का। औरंगजेब को सियासत और प्रशासन का पहला असली स्वाद तब मिला जब महज 18 साल की उम्र में 1636 में उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा गया। दक्कन उस वक्त मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत ही अशांत और चुनौतीपूर्ण इलाका था। यहाँ बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें लगातार मुगलों के लिए सिर दर्द बनी हुई थीं और मराठों की शक्ति भी धीरे धीरे उभर रही थी। शाहजहां ने अपने सबसे काबिल बेटे को इस मुश्किल जिम्मेदारी के लिए चुना। औरंगजेब ने दक्कन पहुंचते ही अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। उन्होंने वहां फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसी और राजस्व प्रणाली में सुधार किए। उन्होंने मुर्शिद कुली खान जैसे काबिल अफसरों की मदद से जमीन का नए सिरे से सर्वेक्षण करवाया, जिससे साम्राज्य की आमदनी बढ़ी और किसानों पर बोझ भी कम हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्रशासक भी है। उनकी सख्ती और अनुशासन ने दक्कन में मुगल शासन को मजबूत किया, लेकिन इससे कई पुराने अमीर और मनसबदार उनसे नाराज भी हो गए। दक्कन में रहते हुए औरंगजेब ने अपनी सैन्य प्रतिभा का भी भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर की सल्तनतों के खिलाफ कई सफल सैन्य अभियान चलाए। वो इन सल्तनतों को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके बड़े भाई दारा शिकोह ने शाहजहां के कान भरकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। औरंगजेब को हमेशा यह मलाल रहा कि अगर उन्हें पूरी छूट मिली होती तो वो दक्कन की समस्या को उसी वक्त हमेशा के लिए खत्म कर देते। यह उनके और दारा के बीच बढ़ती दूरियों का एक बड़ा कारण बना। 1644 में एक दुखद घटना घटी। औरंगजेब की बहन जहांआरा आगरा में बुरी तरह जल गई। औरंगजेब इस खबर को सुनकर तुरंत आगरा के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें पहुंचने में 3 हफ्ते लग गए। शाहजहां इस बात पर उनसे नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने औरंगजेब से दक्कन की सूबेदारी छीन ली और उन्हें दरबार में आने से भी रोक दिया। यह औरंगजेब के लिए एक बड़ा झटका था। 7 महीनों तक वो अपमान का घूंट पीते रहे। बाद में जहांआरा के कहने पर ही शाहजहां ने उन्हें माफ किया और गुजरात का सूबेदार बनाया। गुजरात के बाद उन्हें बल्ख और बदखशां, जो आज के अफगानिस्तान में है, के मुश्किल अभियानों पर भेजा गया। ये इलाके बेहद ठंडे और पहाड़ी थे और उज्बेकों से लड़ना आसान नहीं था। हालांकि मुगल सेना को वहां बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन औरंगजेब की बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में ही नमाज का वक्त होने पर वो घोड़े से उतरकर नमाज अदा करने लगे, जिसे देखकर दुश्मन सेना भी उनकी हिम्मत और धार्मिक निष्ठा से हैरान रह गई थी। इन अनुभवों ने उन्हें और भी कठोर और अनुभवी बना दिया। इन शुरुआती सालों ने औरंगजेब को सियासत के हर रंग से वाकिफ करा दिया था। उन्होंने प्रशासन की बारीकियों को समझा, युद्ध की क्रूरता को देखा, दरबार की साजिशों को झेला और अपमान का कड़वा स्वाद भी चखा। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि दिल्ली का तख्त उनके और उनके भाइयों, खासकर दारा शिकोह के बीच एक गहरी खाई खोद रहा है। वो दक्कन में अपनी दूसरी सूबेदारी 1652 से 1658 के दौरान चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते रहे, सही मौके का इंतजार करते हुए। उन्हें पता था कि इतिहास उन्हें एक बड़ा किरदार निभाने के लिए तैयार कर रहा है। साल 1657 मुगल इतिहास में एक तूफान लेकर आया। बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। ये खबर फैलते ही दिल्ली के तख्त के लिए वो लड़ाई शुरू हो गई, जिसका डर हमेशा से था। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े और प्यारे बेटे
दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन मुगल सल्तनत में तैमूरी परंपरा के अनुसार ताज पर सभी शहजादों का बराबर का हक होता था और तलवार ही असली बादशाह का फैसला करती थी। शाहजहां की बीमारी ने इस परंपरा को हवा दे दी। उस वक्त दारा शिकोह अपने पिता के साथ आगरा में थे, जबकि बाकी तीन भाई शाह शुजा बंगाल में, मुराद बख्श गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में गवर्नर थे। खबर मिलते ही शुजा और मुराद ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और अपनी अपनी सेना लेकर आगरा की तरफ चल पड़े। औरंगजेब इन सबसे ज्यादा चतुर और धैर्यवान थे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले अपने छोटे भाई मुराद को एक खत लिखा और एक समझौता किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बादशाह बनने का कोई लालच नहीं है, वो तो बस एक फकीर की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो मुराद को बादशाह बनाने में मदद करेंगे, बस उन्हें इस्लाम के दुश्मनों यानी दारा को खत्म करना है। मुराद उनकी बातों में आ गए और दोनों की सेनाएं एक हो गईं। पहली बड़ी लड़ाई धर्मत के मैदान में हुई, जो आज के मध्य प्रदेश में है। अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना का सामना दारा शिकोह की भेजी हुई शाही सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में औरंगजेब की अनुशासित और अनुभवी सेना ने शाही फौज को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत ने औरंगजेब का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया और दिल्ली का रास्ता उनके लिए लगभग साफ हो गया। इसके बाद सबसे निर्णायक लड़ाई सामूगढ़ के मैदान में लड़ी गई, जो आगरा से कुछ ही मील दूर था। 29 मई 1658 को दारा शिकोह खुद एक विशाल सेना लेकर औरंगजेब और मुराद का सामना करने आए। ये लड़ाई मुगल इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक थी। शुरुआत में दारा की सेना भारी पड़ रही थी, लेकिन युद्ध के एक अहम मोड़ पर दारा अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए। उन्हें घोड़े पर देखकर उनकी सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि सैनिकों को लगा कि उनका शहजादा मारा गया है। बस यहीं पर बाजी पलट गई। औरंगजेब ने ये जंग जीत ली। सामूगढ़ की हार के बाद दारा शिकोह को दिल्ली, पंजाब और फिर सिंध की तरफ भागना पड़ा। औरंगजेब ने आगरा पहुंचकर किले पर कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को नजरबंद कर दिया। शाहजहां ने अपनी बाकी जिंदगी आगरा के किले में एक कैदी के तौर पर गुजारी, जहां से वो उस ताजमहल को देख सकते थे जिसे उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। सत्ता हाथ में आते ही औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को भी रास्ते से हटा दिया। उन्होंने मुराद को एक दावत पर बुलाया, शराब पिलाई और फिर कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अब बचे थे दारा और शुजा। औरंगजेब ने शुजा को खजवा की लड़ाई में हराया, जिसके बाद शुजा अराकान यानी बर्मा की तरफ भाग गए और वहीं गुमनामी में मारे गए। दारा शिकोह को भी आखिरकार पकड़ लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और फिर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाकर उनका सिर कलम कर दिया गया। अपने सभी भाइयों को रास्ते से हटाने के बाद औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली में अपना दूसरा और इस बार भव्य राज्याभिषेक करवाया और आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की। तख्त के लिए हुई इस खूनी जंग ने औरंगजेब को बादशाह तो बना दिया, लेकिन उन पर हमेशा के लिए भाइयों के खून का दाग भी लगा दिया। 1658 में तख्त पर बैठने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मुगल साम्राज्य पर पूरे 49 साल तक शासन किया, जो अकबर के बाद दूसरा सबसे लंबा शासनकाल था। उनके दौर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने पूर्व में चटगांव से लेकर पश्चिम में काबुल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था और इसकी आबादी 15 करोड़ से भी ज्यादा थी। आर्थिक रूप से उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। औरंगजेब एक बेहद मेहनती और अनुशासित शासक थे। वो रोजाना कई घंटे काम करते थे और हर छोटे बड़े प्रशासनिक मामले पर खुद नजर रखते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए और प्रशासन में सादगी लाने की कोशिश की। उन्होंने शाही दरबार की शान शौकत और फिजुल खर्ची पर रोक लगा दी। उन्होंने नौरोज के पारसी त्योहार को मनाना बंद करवा दिया और संगीतकारों और कलाकारों को दरबार से हटा दिया। उनका मानना था कि एक शासक को ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा में जीवन बिताना चाहिए।
लेकिन औरंगजेब का शासनकाल उनकी धार्मिक नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा विवादों में रहा। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और शरिया यानी इस्लामी कानून के हिसाब से साम्राज्य चलाना चाहते थे। 1769 में उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। यह एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को अपनी सुरक्षा के बदले में देना पड़ता था। अकबर ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के इस फैसले से हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो गया। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर बहस है कि यह फैसला पूरी तरह धार्मिक था या इसके पीछे आर्थिक कारण भी थे। उनकी मंदिर नीति भी हमेशा बहस का केंद्र रही है। ये सच है कि औरंगजेब के आदेश पर कुछ प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया, जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर। इसके पीछे अक्सर राजनीतिक कारण बताए जाते हैं, जैसे कि इन मंदिरों का उन विद्रोहियों से जुड़ा होना जो मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों और मठों को जमीन और अनुदान भी दिए। उनके फरमान आज भी कई मंदिरों में सुरक्षित हैं। उनकी नीति एक समान नहीं थी, बल्कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती थी। उनकी कट्टरता के बावजूद यह भी सच है कि औरंगजेब के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या किसी भी दूसरे मुगल बादशाह से ज्यादा थी। उनके दरबार में ऊंचे पदों पर यानी मनसबदार के तौर पर काम करने वाले हिंदुओं का प्रतिशत 30% से भी ज्यादा था, जिसमें राजपूत और मराठा सरदार भी शामिल थे। ये दिखाता है कि वो प्रशासन में धर्म से ज्यादा काबिलियत को महत्व देते थे। राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह जैसे बड़े राजपूत सरदार उनके भरोसेमंद सेनापति थे। हालांकि बाद में उनके रिश्ते भी खराब हुए। कुल मिलाकर औरंगजेब का शासनकाल विरोधाभासों का एक पुलिंदा था। एक तरफ साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार और आर्थिक मजबूती थी, तो दूसरी तरफ ऐसी धार्मिक नीतियां थीं जिन्होंने साम्राज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। उनकी सख्ती और न्यायप्रियता के किस्से भी हैं, तो उनकी कट्टरता और असहिष्णुता के भी। वो एक ही समय में साम्राज्य को बना भी रहे थे और अनजाने में उसके पतन के बीज भी बो रहे थे। उनके 49 साल के शासन ने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर तो पहुंचाया, लेकिन एक ऐसी ढलान पर भी लाकर खड़ा कर दिया जहां से फिसलना तय था। औरंगजेब ने अपने जीवन के शुरुआती साल दक्कन में बिताए थे और वो इस इलाके की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही दक्कन उनके साम्राज्य के लिए एक ऐसा नासूर बन जाएगा जो आखिर तक रिश्ता रहेगा। उनके शासनकाल का लगभग आधा हिस्सा यानी तकरीबन 26 साल दक्कन की समस्याओं से जूझते हुए ही बीते, और इस चुनौती का सबसे बड़ा चेहरा थे मराठा, जिनका नेतृत्व कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज और एक बेजोड़ गुरिल्ला योद्धा थे। उन्होंने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। औरंगजेब उन्हें शुरू में पहाड़ी चूहा कहकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन शिवाजी की बढ़ती ताकत ने उन्हें परेशान कर दिया। सन 1665 में औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति राजा जय सिंह को शिवाजी को काबू करने के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर मजबूर कर दिया, जिसके तहत शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। संधि के तहत शिवाजी सन 1666 में अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा के दरबार में आए, लेकिन वहां औरंगजेब ने उन्हें उन मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया जिन्हें वो पहले हरा चुके थे। इसे अपना अपमान समझकर शिवाजी ने दरबार में ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। नाराज औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद शिवाजी अपनी चतुराई से फलों की टोकरी में छिपकर कैद से फरार हो गए। यह औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक और व्यक्तिगत हार थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा शक्ति अब खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे। शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज ने संघर्ष जारी रखा। मुगलों के लिए और भी बड़ा सिरदर्द साबित हुए। संभाजी की बढ़ती ताकत और औरंगजेब के विद्रोही बेटे शहजादा अकबर को शरण देने की वजह से औरंगजेब ने एक बड़ा फैसला किया। सन 1681 में वो एक विशाल सेना लेकर खुद दक्कन पहुंचे। उनका इरादा मराठों और दक्कन की सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा को हमेशा के लिए खत्म करना था। अगले कुछ साल औरंगजेब के लिए सफलताओं से भरे रहे।
उन्होंने सन 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1689 में उन्होंने संभाजी महाराज को भी पकड़ लिया और उनकी बड़ी क्रूरता से हत्या करवा दी। औरंगजेब को लगा कि अब उनकी जीत पक्की है, दक्कन अब शांत हो जाएगा, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी भूल हुई। संभाजी की मौत ने मराठों को तोड़ने के बजाय उन्हें एकजुट कर दिया। अब यह लड़ाई किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी और अस्तित्व के लिए बन गई। अब मराठों का कोई एक नेता नहीं था, हर सरदार अपने अपने इलाके में मुगलों से लड़ रहा था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध यानी गनीमी कावा की रणनीति अपनाई। वो मुगल सेना पर अचानक हमला करते, उनका रसद लूटते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। औरंगजेब की भारी भरकम सेना इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। औरंगजेब एक किला जीतते तो मराठे दूसरा छीन लेते। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। दक्कन की यह अंतहीन लड़ाई मुगल खजाने को खाली कर रही थी और उसकी सेना का मनोबल तोड़ रही थी। दक्कन, जिसे औरंगजेब जीतने आए थे, वही उनकी कब्रगाह बनता जा रहा था। उम्र के 8वें दशक को पार कर चुके औरंगजेब अब बूढ़े और थक चुके थे। उनके जीवन के आखिरी 26 साल दक्कन के सैन्य शिविरों में ही बीते थे। वो दिल्ली के तख्त पर बैठे तो थे, लेकिन राजधानी का सुख उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। उनकी विशाल सेना, जो कभी उनकी ताकत हुआ करती थी, अब लगातार लड़ाइयों से पस्त हो चुकी थी। मराठों के खिलाफ अंतहीन युद्ध ने साम्राज्य का खजाना लगभग खाली कर दिया था और प्रशासन पर उनकी पकड़ भी कमजोर होती जा रही थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने तख्त हासिल करने के लिए अपने भाइयों के साथ क्या किया था। उन्हें डर था कि उनके बेटे भी सत्ता के लिए वही खूनी खेल दोहराएंगे। उनके बेटे बहादुर शाह, आजम शाह और काम बख्श पहले ही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। औरंगजेब ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जानते थे कि उनके मरते ही उत्तराधिकार की जंग शुरू हो जाएगी। अपने आखिरी दिनों में लिखे गए खतों में उनका अकेलापन और निराशा साफ झलकती है। उन्होंने अपने बेटों को लिखा, मैं इस दुनिया में अजनबी आया था और अजनबी ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में किए गए कामों पर पछतावा भी जाहिर किया। वो बादशाह जिसने आधी सदी तक इतने बड़े साम्राज्य पर हुकूमत की, वो अपनी जिंदगी के आखिर में खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा था। दक्कन की जीत एक ऐसा सपना बन चुकी थी जो कभी पूरा नहीं हुआ। 1705 में औरंगजेब बुरी तरह बीमार पड़ गए। वो अहमदनगर के अपने सैन्य शिविर में थे। लगभग 2 साल तक बीमारी से लड़ने के बाद 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में इस महान और विवादित मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य के एक गौरवशाली युग का अंत हो गया। उनकी मौत की खबर फैलते ही साम्राज्य में अराजकता का माहौल बन गया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार बेहद सादगी से किया जाए। उन्होंने कहा था कि उनकी कब्र पर कोई आलीशान मकबरा न बनाया जाए, बल्कि उसे कच्चा ही रखा जाए। उन्होंने यह भी लिखा था कि उनके अंतिम संस्कार का खर्च उन टोपियों को बेचकर पूरा किया जाए जो उन्होंने खुद सिली थी, और कुरान की नकलें बेचकर मिले पैसों को गरीबों में बांट दिया जाए। यह उनके व्यक्तित्व के उस विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ वो एक शक्तिशाली बादशाह थे और दूसरी तरफ एक बेहद सादा जीवन जीने वाले इंसान। उनकी वसीयत के अनुसार उन्हें दौलताबाद के पास खुलदाबाद में उनके आध्यात्मिक गुरु सूफी संत जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह के पास एक साधारण सी कच्ची कब्र में दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र वहां मौजूद है, जो इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया का विजेता आलमगीर भी आखिर में मुट्ठी भर मिट्टी में ही समा गया। उनका अंत उनके जीवन की तरह ही था, जटिल, विरोधाभासी और सोचने पर मजबूर करने वाला। औरंगजेब की मौत के बाद जो सवाल सबसे बड़ा बनकर उभरा, वो था उनकी विरासत का। आखिर इतिहास औरंगजेब को किस रूप में याद रखेगा? एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया, या फिर एक कट्टर और असहिष्णु बादशाह के रूप में जिसकी नीतियों ने उसी साम्राज्य के पतन की नींव रखी?
यह एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी दो धड़ों में बटे हुए हैं और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। एक दृष्टिकोण औरंगजेब को एक आदर्श शासक के रूप में देखता है। इस नजरिए के समर्थक कहते हैं कि वो एक बेहद अनुशासित, मेहनती और न्यायप्रिय बादशाह थे। वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादे थे, शराब और ऐशो आराम से दूर रहते थे। उन्होंने प्रशासन से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की और जनता की भलाई के लिए कई काम किए। उनके 49 साल के लंबे शासनकाल में साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। वो इस्लामी कानूनों का सख्ती से पालन करते थे, जिसे उनके समर्थक एक गुण मानते हैं। उनके लिए औरंगजेब एक महान जिंदा पीर थे। दूसरा दृष्टिकोण जो ज्यादा प्रचलित है, औरंगजेब को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मानता है। इस नजरिए के अनुसार उनकी धार्मिक कट्टरता ने साम्राज्य की बहुसांस्कृतिक नींव को कमजोर कर दिया। जजिया कर लगाने और मंदिर तोड़ने जैसी नीतियों ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों जैसी ताकतवर कौमों को मुगल सल्तनत का दुश्मन बना दिया। ये वही कौमें थीं जिन्होंने साम्राज्य को बनाने और चलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी दुश्मनी ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। दक्कन में उनकी अंतहीन लड़ाई को भी उनकी सबसे बड़ी भूल माना जाता है। इस लड़ाई ने न सिर्फ साम्राज्य का खजाना और सैन्य शक्ति खत्म कर दी, बल्कि बादशाह को भी राजधानी से सालों तक दूर रखा। उनकी गैर मौजूदगी में उत्तरी भारत में प्रशासन ढीला पड़ गया और स्थानीय सूबेदार और जमींदार मनमानी करने लगे। जब तक औरंगजेब दक्कन में मराठों से लड़ते रहे, तब तक बाकी साम्राज्य में विद्रोह और अराजकता फैलती रही। सच शायद इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में कहीं है। औरंगजेब न तो पूरी तरह से संत थे और न ही पूरी तरह से शैतान। वो अपने समय और परिस्थितियों की उपज थे। वो एक काबिल प्रशासक और सेनापति थे, लेकिन उनकी राजनीतिक और धार्मिक समझ में दूरदर्शिता की कमी थी। वो साम्राज्य को मजहब की डोर से बांधना चाहते थे, लेकिन वो यह समझने में नाकाम रहे कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को सिर्फ तलवार और कट्टरता के जोर पर एक नहीं रखा जा सकता। उनकी मौत के तुरंत बाद ही उनकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई। उनके बेटों के बीच तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ गई। एक के बाद एक कमजोर बादशाह गद्दी पर बैठे और मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। सूबेदार आजाद हो गए, मराठे दिल्ली तक पहुंच गए और विदेशी ताकतें, खासकर अंग्रेज, अपनी जड़ें जमाने लगे। औरंगजेब ने जिस साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया था, उनकी मौत के सिर्फ 50 साल के अंदर ही वो अपनी दिल्ली की सीमाओं तक सिमट कर रह गया। औरंगजेब की विरासत यही विरोधाभास है। वो मुगल साम्राज्य के आखिरी महान बादशाह भी थे और उसके पतन के जिम्मेदार भी। तो दोस्तों, यह थी कहानी मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की, एक शहजादे की जिसने अपने भाइयों का खून बहाकर तख्त हासिल किया, एक बादशाह की जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचाया, और एक इंसान की जो अपनी जिंदगी के आखिर में अकेला और निराश मरा। औरंगजेब की कहानी हमें बताती है कि इतिहास को काले और सफेद में देखना कितना मुश्किल है। वो एक ही समय में एक निर्माता भी थे और एक विध्वंसक भी। उनके फैसलों ने साम्राज्य को बनाया भी और बिगाड़ा भी। आज सैकड़ों साल बाद भी औरंगजेब का नाम भारत में एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें अपनी धार्मिक पहचान के नायक के रूप में देखते, तो कुछ उन्हें एक अत्याचारी शासक के तौर पर याद करते हैं। सड़कें और शहरों के नाम बदलने से लेकर राजनीतिक भाषणों तक औरंगजेब आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस अलग अलग दौर में अलग अलग तरीकों से पढ़ा और समझाया जाता है। हर शासक की छवि समय और देखने वाले के नजरिए के साथ बदलती रहती है। हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि आपके सामने तथ्यों को रखना था ताकि आप खुद अपनी एक राय बना सकें। औरंगजेब की कहानी एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना या खजाने में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के भरोसे और एकता में होती है। जब कोई शासक इस भरोसे को तोड़ता है, तो साम्राज्य का पतन निश्चित हो जाता है। आपको औरंगजेब की कहानी कैसी लगी? आपकी नजर में वो क्या थे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपसे फिर मिलूंगा इतिहास के किसी और दिलचस्प पन्ने के साथ। धन्यवाद।